हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 8 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये आपके सामने जो है, थाउ शाल्ट नॉट राइट। इसका मतलब हो गया यू शैल नॉट राइट। अब इसके बारे में बताया हुआ है कि अभी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज से जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन लोगों को एक गाइडलाइंस दी गई हैं कि भाई आप अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक में आप शेयर करते हो तो उसके पहले आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा नॉट बाय ब्लड और लॉ अलोन। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो बच्चे अभी ऑर्फन हो चुके हैं कोविड के चलते हैं, उन बच्चों की केयर के लिए आपके पास में रिलेटिव्स या फिर कोई अडॉप्ट करे, उसके अलावा क्या और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर जो पाले बच्चों को उनके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं हो, या फिर बच्चों की केयर करने के लिए अगर कोई वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करना चाहे तो ऐसी परिस्थितियों में आपको फॉस्टर केयर को प्रमोट करने की ज़रूरत है। जानेंगे पूरा मुद्दा क्या बताना चाह रहे हैं। ये एक आईपीएस ऑफिसर के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इसके अलावा हम तीसरा आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है आइडिया पेज से G7 अपॉर्चुनिटी। सी राजा मोहन जी का आर्टिकल है, बहुत शानदार आर्टिकल है, जानेंगे इसको। और बिफोर अ थर्ड वेव, इस आर्टिकल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो 5-6 पॉइंट आपको ऐसे कैसे बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। और बाकी बचे हुए आर्टिकल्स को आप खुद से देखोगे। इन 4 आर्टिकल्स की बात हम अभी इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम द G7 अपॉर्चुनिटी। ये आर्टिकल लिखा है सी राजा मोहन जी के द्वारा। ये देखो एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, और वैसे ही ये सिंगापुर यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से एसोसिएटेड है। वहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ के डायरेक्टर भी हैं, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में ये मानो आज के पितामह हैं। इन्होंने जो कह दिया वो बात फाइनल सी मानो, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि इसी हफ्ते समिट होती है G7 ग्रुप की। G7 में जो वर्ल्ड की 7 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उन कंट्रीज़ के हेड्स मिले। और मेनली कौन से कंट्रीज़ हैं? वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ जो कि सो कॉल्ड एडवांस कंट्रीज़। और ये होस्ट की गई थी यूनाइटेड किंगडम में। और यूनाइटेड किंगडम में भी कहाँ पर हुई है ऑर्गेनाइजेशन? मतलब इस समिट को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? कॉर्नवेल में। तो ये एक डेफिनेटिव मूवमेंट आप कह सकते हो कि जहां पर आपको एक एवोल्यूशनरी अप्रोच देखने को मिल रही है वेस्ट में। जहां पर एक तरफ ये माहौल बन चुका था कि वेस्ट, मतलब आप देखो कि यूरोपियन कंट्रीज हो गए या फिर जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, बोले ये टर्मिनल डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसा माहौल बन गया था, उस डिक्लाइन वाली बात को ये रिवर्स होते हुए यहाँ पर हम महसूस कर सकते हैं। आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी पार्टिसिपेशन इस G7 में इंश्योर किया गया है। तो ऐसे में जो नया ग्लोबल कॉम्पैक्ट बन रहा है, न्यू ग्लोबल ऑर्डर, जो कि पहले इंडिया का इतना रोल नहीं हुआ करता था, वेस्ट तो वैसे भी डोमिनेट किया करता था, पर आज अगर पिछले 10 से 12 सालों की बात करें ना, जब से सब प्राइम क्राइसिस की बात आई है 2008 की, जब से फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं 2008 के, उसके बाद में अगर अभी देखो पिछले 12-13 सालों में, तो चाइना इमर्ज हो गया, वेस्ट डिक्लाइन कर गया, और इंडिया कहीं ना कहीं अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज करने में सक्सेसफुल रहा है। तो ऐसे में अब सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है कि अब चाइना जो है वो लगातार इंडिया को आंख दिखा रहा है, और वेस्ट कहीं ना कहीं चाइना के राइज से टेंशन में है। तो ऐसे में इंडिया से बेटर ऑप्शन वेस्ट को नहीं मिल रहा है, और चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया के लिए वेस्ट से बेटर कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैटर आ जाता है यहाँ पर डेमोक्रेसी का। चाइना एक अथॉरिटेरियन रिजीम है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि एक तरफ चाइना लगातार राइज कर रहा है, तो दूसरी तरफ वेस्ट और इंडिया के बीच में कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है। रही सही में कोविड-19 पेंडेमिक ने नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को अलर्ट एक सिग्नल दे दिया कि भाई टाइम आ गया, जग जाओ। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी तरफ से पूरा एक, कहते हैं ना कि पूरा एक वॉर ही छेड़ रखा है चाइना के साथ में। फिर उसी वॉर को कहीं ना कहीं अभी करंट जो प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के जो बाइडन, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उसी दिशा में कैरी ऑन करने की बात की है। देखो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन अभी इलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट होने के बाद में वो पहली बार अपनी फॉरेन यात्रा पे गए हैं। उससे पहले उन्होंने क्या कहा? अमेरिका इज बैक। अब इसका मतलब क्या हो गया? जो टर्मिनल डिक्लाइन, दैट मीन्स जो ग्रेजुअल डिक्लाइन होने लग गया था यूएसए का या वेस्ट का, बोला कि उसको हम रिवाइवल देंगे, उसको हम बिल्कुल पीछे नहीं जाने देंगे। तो अमेरिका की एक रिन्यूड लीडरशिप देखने को मिल रही है, ओके।
खैर एक पॉइंट मैं बताना भूल गया पहले कि 2008 का जो सब प्राइम क्राइसिस, इसके बारे में एक कमेंट आया हुआ है। चलो इसके बारे में डिटेल हम डिस्कस कर लेंगे, मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको। अगर आपको इसका पता नहीं है तो इतना समझ लो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए थे, पर्टिकुलरली अमेरिका में। उसमें क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं वहाँ पे एक कहते हैं ना कि बबल बन गया था, बबल क्रिएट हो गया था लोन का। ठीक है, एक प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल ने दूसरे के पास में रखी, पैसा ले लिया, दूसरे ने उसी प्रॉपर्टी को तीसरे के पास रख दी, पैसा ले लिया, और तीसरे ने भी, इसी तरीके से चेन बनती चली गई और किसी को पता नहीं है कि प्रॉपर्टी किसकी है, बस लोन पे चलती गई वो प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी मान लो 10 रुपए की है, तो ऐसे करते इसने भी 10 ले लिए, इसने भी उसी प्रॉपर्टी के 10 ले लिए, इसने भी, तो ऐसे करते करते इकोनॉमी में उस एक प्रॉपर्टी के नाम पे कितना रुपए आ गया, लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई। और फिर पता पड़ा कि वो प्रॉपर्टी को जब रिडीम करने की बात आई ना, कि चलो ठीक है बहुत हो गया, लोन दिए बहुत टाइम हो गया, अब मार्केट से पैसा इकट्ठा करते हैं, तो जब ये 10 रुपए का प्रॉपर्टी को जब रिकवर करने गए तो पता पड़ा कि इस 10 रुपए के नाम के ऊपर तो मार्केट में 300-400 रुपए घूम रहे हैं। तब जाकर के वो क्राइसिस आ गया था, बैंक्स एकदम मतलब एकदम कोलैप्स कर गई थी, है ना। तो ऐसे में 2008 के बाद में वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका हो, और अमेरिका की इकोनॉमी अगर देखो डिक्लाइन करती है ना, कहीं पर भी कोई इश्यू रहता है तो उसका इंपैक्ट थ्रू आउट वर्ल्ड देखने को मिलता है, क्योंकि अमेरिकन करेंसी US डॉलर जो है उसके टर्म्स में ही कहीं ना कहीं ट्रेड परफॉर्म होता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अगर देखें ज़्यादातर। ठीक है, तो ऐसे में अमेरिकन करेंसी कहाँ ट्रेड कर रही है, क्या उसकी वैल्यू है, उसका असर कहीं ना कहीं चारों तरफ देखने को मिलता है। खैर वापस से आ जाओ आगे, तो अमेरिका अपनी लीडरशिप को रिन्यू करने की बात कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया था, अमेरिका फर्स्ट, पर अभी क्या कह दिया, अमेरिका इज बैक। तो ऐसे में G7 समिट का होना, वो भी यूके में, और वो भी किस टाइम पर, जब यूरोप भी कहीं ना कहीं टेंशन में है चाइना के साथ में, दूसरी तरफ दिल्ली के साथ में कॉन्फ्रंटेशन चाइना लगातार कर ही रहा है। तो एक ग्लोबल डायमेंशन बनती चली जा रही है, जहां पर इंडिया भी अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज करने में सक्सेसफुल रहा है और पार्टनरशिप में एंगेज कर रहा है, चाहे वो US हो चाहे यूरोप के साथ में हो। आज अगर जो बाइडेन की विजिट की बात की जाए, ठीक है, चाहे वो ब्रिटेन के लिए हो, यूरोप के लिए हो, तो उसके बाद में फिर वो ब्रसल्स भी जाएंगे। ब्रसल्स का मतलब है यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर पे भी जाएंगे, और उसके बाद में जो नेटो को एक तरीके से इग्नोरेंस में डाल दिया गया था, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से एंगेजमेंट पूरी रखी थी, पर एक जो होता है ना कि ट्रेड रिलेशंस के चलते एक अच्छी भागीदारी बनी रहती है, एक ये मिलिट्री अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि USSR को कंटेन करने के लिए शुरू किया गया था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना चाहो तो बताओ कि नेटो को काउंटर करने के लिए USSR ने क्या किया था। ठीक है, नेटो को काउंटर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है, ढूंढना आप इसको। ठीक है, तो ऐसे में नेटो के जो अलाई कंट्रीज हैं उनके साथ में भी एंगेजमेंट होगी। ठीक है, तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन हो गई, नेटो हो गई, और बाकी जो पर्टिकुलर कंट्रीज है जैसे कि ब्रिटेन हो गया या फिर फ्रांस हो गया, इनके साथ में भी अपनी एंगेजमेंट को एक तरीके से रिवाइवल देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड को लेकर के बहुत ज़्यादा एक तरीके से टेंशन क्रिएट कर दी थी अपने अलाइज कंट्रीज़ के साथ में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी इस चीज़ को लेकर के चिंता में आ गए कि ये डोनाल्ड ट्रंप चाहता क्या है। ठीक है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट, हर चीज़ में अमेरिका को पहले लेके आने लग गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में दूसरा, फिर जो बाइडेन की मीटिंग होगी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ में भी जिनेवा में, तो ऐसे में रशिया और USA के रिलेशन अभी जो पिछले कई सालों के अंदर बिगड़े हैं ना, उनको एक रिवाइवल या फिर थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते हुए हम देख सकते हैं। तो एक ये पॉइंट भी आगे राइटर बताना चाह रहे हैं। तो देखो, अमेरिका फर्स्ट जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था, उसके चलते कहीं ना कहीं एक तो वेस्ट की जो डोमिनेंस थी वो डिक्लाइन कर गई, और रही सही में चाइना ने वही टाइम अपने लिए यूज़ कर लिया जो पिछले 4 साल थे, और उसी में और ज़्यादा अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया, और ज़्यादा एग्रेसिवली अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया। अब देखो, मुद्दे बहुत सारे हैं, क्लाइमेट को मिटिगेट करना, पेंडेमिक के बाद में इंटरनेशनल ऑर्डर कैसा होना चाहिए, तो ऐसी चीज़ों के अंदर वेस्ट जो है वो इंडिया के साथ में अपने इंटरेस्ट को कन्वर्ज होते हुए देख रहा है। तो इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में कन्वर्जेंस आपको देखने को मिलेगी। देखो, जो बाइडेन जैसे ही आए, आते क्या किया इन्होंने, क्वेड की मीटिंग बुलाई। क्वेड में आपको पता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान के अलावा USA, इन चारों के जो लीडर्स हैं, पहली बार क्वेड के जो चारों मेंबर्स हैं, इनकी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होती है। इसके पहले तो क्या होता है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज होकर रह जाती हैं, और 2007 से ये आइडिया फ्लॉट हो रहा था, पर लीडर्स का एंगेज करना ये एक सिग्नल। दूसरा, एक नई ज्योग्राफी जिसको हम इंडो पैसिफिक बोल रहे हैं, वहां पर इनकी कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है। तीसरा, G7 में पहली बार नहीं है कि इंडिया एंगेज कर रहा है, इसके पहले भी
फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया था। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एंगेजमेंट इंडिया की वेस्ट के साथ में लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा आप देखो कि अभी जो कन्वर्जेंस है उसमें बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैच हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी आपको पता है कि यूके में ये समिट हुई है G7 की, तो वहाँ पर यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने प्रेसिडेंट मतलब ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर, इनको इनवाइट किया, प्रेसिडेंट सॉरी, इनको इनवाइट किया है। तो ऐसे में टारगेट क्या है, एक मैसेज, एक कॉन्सेप्शन है इसके पीछे। ये क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा G10 की बात बार बार आती रहती है, सॉरी D10 का मतलब हो गया डेमोक्रेटिक 10 कंट्रीज का एक कॉन्सेप्ट दिया था बोरिस जॉनसन ने। बोला इसी चीज को वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसीज को हमें अपलिफ्ट करना है। इससे क्या हो गया कि एक तरफ तो डेमोक्रेसी साथ में आएगी, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी डेमोक्रेटिक मैनर में बात होगी, तो आइडियाज का एक्सचेंज भी होगा, तो लर्निंग भी होगी। और दूसरी तरफ चाइना, जहां पर अथॉरिटेरियन रिजीम है, कम्युनिज्म चलता है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बेसिस पे काम कर रहे हैं, उसको भी काउंटर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी तो चाइना बार बार कहता रहता है कि ये भाई ये नया कोल्ड वॉर शुरू कर दिया है, बोला हमारे खिलाफ में वेस्टर्न कंट्रीज में, और इसी चीज़ को लेकर के बार बार इंडिया को धमकियां भी देता रहता है कि आप इस कोल्ड वॉर को क्यों ज्वाइन करते हो। इवन आपको पता भी होगा कि बांग्लादेश को भी एक प्रीएम्प्टिव अप्रोच लेते हुए चाइना ने कहा कि अगर आप क्वाड में पार्टिसिपेट करते हो तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उस पर असर पड़ेगा भाई। तो ऐसे में चाइना का एक डर भी महसूस होता है कि कहीं ना कहीं चाइना को कंटेन करने के लिए ये सारी ग्रुपिंग जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती चली जा रही है। और रही सही में कोरोना वायरस को लेकर के देखो, चाइना को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है सारे कंट्रीज, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है। देखो डेमोक्रेसी साथ में आएंगी, उसके बाद में आप देखोगे एक ग्रीनर ग्लोबल ऑर्डर होगा, एक प्रॉस्परस फ्यूचर इंश्योर करना कि हाँ बहुत सुखदायी सुखमय भविष्य अगर होगा तो अच्छी जिंदगी जी पाएंगे पूरे देश के लोग, पूरे प्लेनेट के ऊपर। तो आइडिया क्या हो गया, एक ग्लोबल डेमोक्रेटिक कोalition क्रिएट करना, जिसमें ज्योग्राफिक वेस्ट जो है वो अपने आप को इंटीग्रेट करना चाह रहा है इंडिया के साथ में, क्योंकि इंडिया भी जो है अब वेस्टर्न कैलकुलस, वेस्ट जो भी कैलकुलेट कर रहा है, अब उसमें देखो धुरी जो बन गई है ना, एक्सिस जो बन गया है, अब चाइना रह गया है ना। चाइना ने चारों तरफ अपने हाथ फैलाने की कोशिश की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चाइना को कंटेन करने में इंडिया से ज़्यादा रेलेवेंट कोई बड़ा कंट्री एशिया में दिख नहीं रहा, क्योंकि रशिया है, रशिया तो खुद चाइना की तरफ जा रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो कॉर्नवेल समिट जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं G7 की, तो ये तब हो रहा है जब स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन इंडिया का वेस्ट के साथ लगातार बढ़ रहा है। बायलैटरल स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन देखो इंडिया का यूएस के साथ में, फ्रांस के साथ में और यूके के साथ में इंक्रीज हो रहा है, साथ में क्वाड का हमने अभी देखा ही, और एक ट्राइलेटरल पार्टनरशिप जिसमें ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ में इंडियन ओशियन में इंडिया लगातार एंगेज कर रहा है, तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी हमारी एंगेजमेंट कम नहीं है। तो परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसमें डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इंडिया की एंगेजमेंट अगर देखो तो वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और यूरोपियन यूनियन ने भी क्या सिग्नल दिया जब से ब्रेक्जिट हुआ है कि हम रिव्यू करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो होल्ड पे बचा हुआ है, BTIA एग्रीमेंट अभी तक भी फाइनलाइज नहीं हो पाया है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, तो बोला इसको एक रिवाइवल दिया जाए। अब आपसे एक चीज बताऊं, 2017 का एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पेपर था, BTIA रिसेंटली न्यूज में था, ये कौन से कंट्रीज के साथ में, किस एसोसिएशन या किस कंट्री के साथ में इंडिया का बायलैटरल ट्रीटी का एग्रीमेंट है, तो यूरोपियन यूनियन इसका आंसर था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखा करो, कुछ अलग चीज़ दिखे झट से नोट डाउन कर लिया करो उसको। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ में भी एंगेजमेंट इंडिया के अब लगातार बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर देखो कोई डाउट नहीं है कि वेस्ट और यूएस का जो एक एंगेजमेंट है उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कहीं ना कहीं चाइना के साथ में इन सभी के रिलेशन का डिटेरियोरेट होना, बिगड़ना, जिसमें चाइना की तरफ से जो हमने मिलिट्री क्राइसिस देखे 2013, 2014, 2017, 2020, 17-20 का तो क्या हुआ, 17 का तो आपको पता है, डोकलाम क्राइसिस 2020 का आपको पता ही है, गलवान वैली कॉलेप्स जो कॉलिजन हुआ, तो इनके चलते कहीं ना कहीं दिल्ली ने भी सोच लिया कि हमें जो हमारा परसेप्शन है ना चाइना को लेकर के, हमारी जो सोच है उसको अब री इवैल्यूएट करने की जरूरत है, कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे हैं। तो इसी चीज को देखो, और दूसरी तरफ
चाइना और इंडिया जहां जहां पर भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे एंगेज करते हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं सही से काम नहीं करते दिखाई दे रहे, क्योंकि उन सभी प्लेटफॉर्म्स में चाइना एक डोमिनेटिंग पावर बन गई। जैसे कि चाइना के साथ में एंगेज करता है इंडिया, एक तो आरआईसी में रशिया इंडिया चाइना फोरम पे, एक ब्रिक्स में ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका। तो ये सभी पे कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना की एंगेजमेंट डाउन होती चली जा रही है। अच्छा, एक चीज बात ये इंपॉर्टेंट आ जाती है कि चाइना के साथ में हम अभी भी कहीं ना कहीं एक चीज को लेकर के हमेशा रहते हैं चिंता में, कि जो इंपॉर्टेंट जो जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, जितनी भी कन्वेंशंस हैं, उनमें इंडिया की मेंबरशिप इंश्योर हो गई, पर अभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप, और नंबर 2 न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर जो मेंबरशिप है परमानेंट इंडिया की, उसको केवल और केवल एक कंट्री रोक रहा है, वो है चाइना। तो ऐसे चीजों को आप देखो, कहीं ना कहीं चाइना हमारे लिए थ्रेट क्रिएट कर रहा है, या फिर हमारी जो प्रोग्रेस है उसके अंदर हर्डल क्रिएट कर रहा है। तो वो चीज है। देखो, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1990 1990 एंड 1991 में, तो उस टाइम के बाद में यूं लग रहा था कि बीजिंग जो है वो एक नेचुरल पार्टनर के तौर पे हमारे साथ में काम करेगा, और अल्टीमेटली जो टारगेट है, इंडिया हमेशा एक चीज बोलता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, जिसमें कोई एक पोल ना हो। जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई, फिर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो केवल यूएसए की हेजेमनी आ गई थी। उसके बाद में इंडिया एक ही चीज सोच रहा था कि कैसे भी करके मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बने। उस टाइम पर चाइना की भी यही सोच थी, क्योंकि चाइना इतनी कोई इकोनॉमिकल बड़ी पावर थी नहीं, तो ऐसे में चाइना भी देख रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में छोटे छोटे जो दूसरे इंटरेस्ट वाले कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, बोले इनके साथ में भी हम अपनी कन्वर्जेंस लेकर के आए और ये कहें कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बननी चाहिए, यूएसए की हेजेमनी नहीं चलनी चाहिए। पर क्या होता है जी, अब चाइना धीरे धीरे अपने आप में राइज कर गया है इकोनॉमिकली, तो आज के टाइम पर चाइना से बड़ी कोई ऑब्स्टिकल नहीं है हमारी ग्लोबल एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो ऐसे में वेस्ट के साथ में पार्टनरशिप हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, हम भी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दिल्ली की अगर पास्ट की बात की जाए ना कि वेस्ट के साथ में कैसे एंगेजमेंट थी, तो जब भी कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में कहीं पर भी उठता था ना, तो उस टाइम पर वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए, ये पाकिस्तान का झंडा लेकर के खड़े हो जाते थे और ये कहते थे कि भाई कश्मीर मुद्दे को पहले सॉर्ट आउट करो, कश्मीर में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, इनके चलते। पर आज कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन उठाता है बार बार? चाइना। चाइना ही आयरन ब्रदर बना हुआ है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान चाइना का रिलेशन हमने सी राजा मोहन जी का एक आर्टिकल देखा था, उसमें पूरी डिटेल जानी थी कि चाइना को तो किसी भी केस में नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान, चाहे और किसी को छोड़ दे। हाँ, बैलेंस भले ही कर लेगा और दूसरे के साथ में, जैसे कि कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे चाइना के साथ में रिलेशन भी अपनी कंटिन्यू रखी और साथ में अमेरिका के साथ में रिलेशन भी अच्छी रखी। अब चाइना और अमेरिका के बीच में फिर से खिंच गई, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हो गया, अमेरिका ने छोड़ दिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने छोड़ दिया अमेरिका को, और चाइना के साथ में एंगेजमेंट और ज़्यादा क्लोज हो गई। तो ऐसी परिस्थितियों में आप देखो कि चाइना जो है वो अभी यूएनएससी के अंदर इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को भी रोकता है, तो कश्मीर क्वेश्चन को बार बार राइज करता है। देखो, हमने जब से 5 अगस्त 2019 से 370 आर्टिकल को एक तरीके से रिवोक किया है या इनइफेक्टिव बनाया है, एब्रोगेट किया है, तो ऐसी परिस्थितियों में अब वेस्ट हमारे साथ में ज़्यादा है बजाय कि और जैसे चाइना। ठीक है, तो हमारा जो कैंपेन है, या फिर सॉरी हमारा नहीं, पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कैंपेन है, अब उसको काउंटर करने के लिए वेस्ट इंडिया की हाँ में हाँ मिलाता है, क्योंकि अब इसका पीड़ित, इसका विक्टिम वेस्ट भी हो चुका है। आए दिन कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के हत्थे चढ़ता रहता है, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं पे लोन वॉल्फ अटैक हो रहे हैं कि एक बंदा गाड़ी लेकर के चल रहा है, ट्रक लेकर के, और भीड़ पर चढ़ा दिया उसको, मर गए वो सारे के सारे। तो इन चीज़ों को लेकर के अब वेस्ट जो है वो इंडिया के साथ में कन्वर्जेंस लेकर के आ रहा है कि भाई टेररिज्म तो खत्म होना ही चाहिए, जबकि चाइना जो है वो अभी झंडा लेकर के खड़ा है किसका? पाकिस्तान का। तो एक जो इम्बैलेंस आ रहा है ना, उसको टैकल करने के लिए हमारे पास में भी देखो वेस्ट से बेटर ऑप्शन है नहीं। इसके अलावा ट्रेड की बात करो, ट्रेड में भी इंबैलेंस हम देख सकते हैं कि चाइना जो है, जो चीज़ें भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं ना, उसका नेगेटिव इंपैक्ट जाता है हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स पे, क्योंकि चाइना क्या करता है जी, यहाँ पर आता है और सस्ते में माल एकदम फेंक देता है आपके पास में यहाँ पे। तो ऐसे में चाइना का माल अगर इंडिया में आके सस्ता बिकेगा, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो कि बहुत मेहनत करके अगर तैयार करेंगे, तो चाइनीज़ जो इंपोर्ट किया हुआ प्रोडक्ट है उससे वो compete नहीं कर पाते, तो ऐसे में लॉस होता है हमारे यहाँ पर। दूसरा, अगर आप देखो कि 2019 में इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने डिसाइड कर लिया
कि जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP है, जो कि 2012 से बातचीत चल रही थी, 7 साल नेगोशिएशंस किए और अल्टीमेटली हमने विड्रॉ किया। वजह क्या थी? क्योंकि चाइना जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को आसियान कंट्रीज़ के मेंबर्स के थ्रू इंडिया में फ्लड करवा सकता था, तो जिससे ही हमें और ज़्यादा लॉस हो जाता। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या किया हमने? RCEP से खुद को विड्रॉ कर लिया कि बोला हम बिल्कुल भी एंगेज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, बोला उनकी लाइवलीहुड पे रिस्क बन जाएगी। और फिर रही सही में 2020 में आपको पता ही है कि चाइना ने अपनी अग्रेशन लद्दाख में दिखाई दी, तो ऐसे में इंडिया ने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पर भी धीरे धीरे बैन लगाना शुरू कर दिया, जिसमें आपने देखा इन्वेस्टमेंट को भी बिल्कुल ये कह दिया कि अभी इंडिया के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, बॉर्डर कंट्रीज़ है, वहाँ से अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है तो उनकी स्क्रूटनी अच्छे से की जाएगी। चाइनीज़ एप्लीकेशन 100 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस को बैन कर दिया, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं थ्रेट है कि चाइना जो है वो लगातार इंडियन सिटीजन्स का डेटा गेन कर रहा है और उनको मैनिपुलेट करने के लिए काम में ले सकता है या कोई और पर्पज़ के लिए काम में ले सकता है। तो ऐसे में हमने वहाँ से आने वाले इन्वेस्टमेंट और वहाँ से आने वाली टेक्नोलॉजीज़ पर भी बैन लगा दिया। इसके अलावा आप देखोगे इंडिया जो है वो लगातार रिलेक्टेंट है, लगातार इस चीज़ को अपोज कर रहा है कि चाइना जो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पे एक एशियन इकोनॉमिक ऑर्डर अपनी शर्तों पे बनाना चाह रहा है, उसको लगातार रोके हुए है। इसके साथ में हम इसकी बजाय हम एंगेज किससे कर रहे हैं? US, UK, यूरोपियन यूनियन और अदर्स के साथ में हम ट्रेड एग्रीमेंट्स को रिवाइव कर रहे हैं। वजह कि कहीं पर भी चाइना अगर हमारे से आगे बढ़ता है और हम कहीं पर भी चाइना की जो डोमिनेंस है उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए खतरा है। जैसे कि आप देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसकी एक ब्रांच है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाती है। तो वो हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को कहीं ना कहीं अंडरमाइन किया गया, क्योंकि POK जो है वो हमारा ही इंटीग्रल पार्ट है। तो इंडिया से क्यों कंसल्ट नहीं किया जी चाइना ने? तो ऐसी परिस्थितियों को लेकर के चाइना से हम बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आज देखो इंडिया की जो खुद की एमरजेंसी करने की एक कह सकते हैं कि हम खुद भी एक पावर बनना चाह रहे हैं, और कोई भी अगर पॉलिटिकल पावर बनना चाहे ना, कंट्री कोई भी वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट पावर बनना चाहे, तो उसको पहले इकोनॉमिक पावर बनना पड़ेगा। तो ऐसे में डेमोक्रेटिक वर्ल्ड जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, उनके साथ में हम एंगेज ज़्यादा से ज़्यादा करें, और साथ में सप्लाई चेन में हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। जैसे कि चाहे वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर के ही क्यों ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस होगा तो हम आराम से एक वर्ल्ड की फार्मेसी के तौर पे जो हमने टैग लिया है उसको मेंटेन भी करेंगे, तो ग्रो भी कर पाएंगे, तो इसका फ़ायदा दूसरे इंडस्ट्रीज़ को भी मिलेगा। अगर हम बात करें दिल्ली की जो चाइना प्रॉब्लम है वो अभी एक्यूट हो गई है, सीवियर होती चली गई है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे वेस्ट की और मॉस्को की, देखो आज चाइना तो चलो ठीक है, पिछले 10-15 सालों के अंदर एक टेंशन बननी शुरू हुई है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। वेस्टर्न का मतलब आप यूरोपियन और अमेरिका, इनकी सबकी बात समझ लेना, ठीक है। जो ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है ना अपनी लॉन्गिट्यूड, उससे वेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ जाना उससे। तो या फिर इंडिया से वेस्ट मानो या फिर एशिया के वेस्ट में मानो, तब आएगा थोड़ा समझ में आपको। तो पॉइंट यहां पर यह है कि कोल्ड वॉर के बाद में USSR की लेगेसी रशिया ने संभाली, और उसके चलते रशिया ने पहले तो USA के साथ में अपने रिलेशन अच्छे करने की कोशिश किए कि हमारी इकोनॉमी पहले सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी, तो ऐसे में USSR बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ और USA के सामने खड़ा नहीं रहा। जबकि USA एक लिबरल इकोनॉमी है जहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो ऐसे में मॉस्को ने भी ये सोचा कि क्यों ना हम USA के साथ में अलायंस बना लें, USA के साथ में एंगेजमेंट क्रिएट करें, जिसके चलते कहीं ना कहीं हम भी ग्रोथ कर जाएंगे। तो आप देखोगे कि 1990s में मॉस्को और USA के रिलेशन बहुत अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि उसी टाइम पर ये जो रशिया की प्रेजेंस है यहाँ पर रहती है, इसका नाम क्या है, अफगानिस्तान में, तो उसके चलते भी टेंशन, और अमेरिका जो है वो अपनी शर्तों पे चलाना शुरू कर रहा था रशिया को। तो ऐसे में रशिया भी धीरे धीरे फिर समझने लग गया कि बोले USA जो है वो हमें कठपुतली की तरह यूज़ करना चाहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में रशिया ने फिर अपने को खुद को सेपरेट करना शुरू कर दिया, और आज आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में रशिया की नहीं बनती और अब चाइना की भी नहीं बनती, तो दोनों के दोनों अब दोस्त हो गए, दोनों की जो क्लोज रिलेशन है वो बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा एक तीसरा एंगल कि इंडिया जो है वो USSR के साथ में बहुत अच्छे से एंगेज करता रहा है, और रशिया के साथ में हमारी एंगेजमेंट कभी भी वीक नहीं हुई है। तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज है ना रशिया के साथ में, उसको भी हम नहीं छोड़ना चाहते। तो ऐसे में
यूएस और रशिया के बीच में अगर जेनेवा में बातचीत होती है, जैसे जो बाइडन और व्लादिमीर पुतिन के बीच में, तो बोले ये जो डिटेरियोरेट होने वाली रिलेशन है ना, इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं आसानी रहेगी कि दो ग्रेट पावर्स के बीच में कैसे नेविगेट करें। नहीं तो आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो काट साला दिया था कि भाई अगर अमेरिका के एडवर्सरीज से कोई भी लेन देन करता है कोई भी कंट्री, तो ऐसी परिस्थितियों में उन कंट्रीज को सैंक्शन का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि ईरान से अगर इंडिया ट्रेड करता है, जैसे कि रशिया से अगर इंडिया ट्रेड करता है, या फिर नॉर्थ कोरिया से करता है, ये तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे। तो बोले इनके साथ में जो भी कंट्री एंगेज करेगा वो मान ले कि वो अमेरिका का दुश्मन है, ऐसे करके काट सा ला दिया था। पर वही चीज़ है, चलो ठीक है, जो बाइडन अगर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैनर में हम समझ सकते हैं। तो वेस्ट और इंडिया का कन्वर्जेंस बार बार एक ही चीज़ लेकर के आ रहा है कि एक चीज बार बार एक दोनों को साथ में लेकर के आ रहा है। पर क्या हर एक मुद्दे पे साथ में आ जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी है जहां पर डाइवर्जेंस भी है। पर वही बात है कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ इश्यूज हैं जिनको लेकर के साथ में आते हैं। तभी तो बोलते हैं ना कि फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें तो आज दोस्त कल दुश्मन बन जाए, कुछ पता नहीं है। फॉरेन पॉलिसी का ये मुद्दा होता है। जैसे आज चाइना और अमेरिका दोनों दुश्मन हैं। कोई ज़माने में 1970s के बाद में 70s के टाइम पे बहुत घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। आज अगर चाइना बहुत बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनी है ना, तो उसके पीछे अमेरिका का सपोर्ट है, ये ध्यान रखें आप। तो इकोनॉमिक रोल की बात करो या डेमोक्रेटिक रेगुलेशंस की बात करो या सोशल मीडिया को रेगुलेट करना हो या टेक्निकल जाइंट्स को रेगुलेट करने की बात करो, जैसे गाफा, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल, इनको कंट्रोल करना हो, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के डाइवर्जेंस भी है। पर जो कन्वर्जेंस है वो फिलहाल आपको देखने को मिलेगी, कॉपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। वो है एक तो इंडो पैसिफिक रीजन, एक आप देख सकते हो क्लाइमेट को मिटिगेट करना, ग्रीनर ग्रोथ को इंश्योर करना, पेंडेमिक के बाद में एक अच्छा प्रॉस्पर फ्यूचर इंश्योर करना। इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज में। और इंडिया एक अपने आप को एक ट्रस्टेड सप्लायर के तौर पे बनाना चाहता है कि भाई चाइना से तो सब लोग देखो मुकर रहे हैं, दूर जाने चाह रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया के पास में एक अपॉर्चुनिटी भी है और इंडिया चाहता भी है कि चाइना को रिप्लेस किया जाए ग्लोबल सप्लाई चेन में, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में जो डेमोक्रेसी के नाम पे आगे बढ़ रहे हैं। समझ गए? तो ये चीज़ हो गई। तो ईस्ट को तो देखो हमने तो पॉलिसी अपनाई लुक ईस्ट, और साउथ, ग्लोबल साउथ की बात करें जो कि गरीब कंट्रीज का एक पूरा ग्रुप है, यूनाइटेड नेशन में अपनी जो इंटरेस्ट को अपहेल्ड कराने के लिए काम करते हैं। तो ग्लोबल साउथ की अगर बात करो, केवल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को छोड़ दोगे तो ग्लोबल साउथ में इक्वेटर से साउथ की तरफ या फिर एक पर्टिकुलर रेंज है, आप सर्च करना ग्लोबल साउथ, ठीक है, और फिर ग्लोबल साउथ मैप और फिर चले जाना इमेज पे, ठीक है, वहां पर आपको पूरा दिख जाएगा कि हाँ किसको बोला जाता है ग्लोबल साउथ। तो ऐसे में इंडिया की पॉलिटिकल ओरिएंटेशन ऐसी रही है कि ग्लोबल साउथ को तो हमने हमेशा साथ रखा है और ईस्ट की तरफ हम हमेशा देखते रहे कि हाँ जी, नरसिम्हा राव जी के टाइम पे आ गई थी लुक ईस्ट, फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई थी। तो पिछले 2-3 दशकों से यही चल रहा है। और दिल्ली जो है वो एशिया के साथ में पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है और ग्लोबल साउथ के साथ में भी अपनी एंगेजमेंट लगाए बनाए हुए हैं। तो ऐसे में अगर वेस्ट के साथ में भी हमारी एंगेजमेंट अगर प्रोडक्टिव मैनर में साबित हो जाती है तो देखो इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो जाता है और इंडिया की इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो डेप्थ है ना, जो गहराई है, पकड़ है, वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये सारा हमने देखा जीएस पेपर 2 का जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है ना, उसके अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है थाउ शाल्ट नॉट राइट, मतलब यू शैल नॉट राइट। इसका मतलब ये होता है, माधव गोडबोले जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। माधव गोडबोले जी की अगर आप देखो प्रोफाइल, तो राइटर जो है वो यूनियन होम सेक्रेटरी रह चुके हैं और सेक्रेटरी जस्टिस भी रह चुके हैं। और ये बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स अभी रिलीज किए गए हैं, जिसमें ये बोला गया है कि भाई आप अगर इंटेलिजेंस एजेंसी से या सिक्योरिटी एजेंसी से रिटायरमेंट लेकर के बाहर जाकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, चाहे किसी मीडिया हाउस के साथ एंगेज करो, चाहे आप अपने कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर में प्रिंट करो या कोई बुक लिखो, तो उससे पहले आपको जिस इंस्टीट्यूशन से आपने रिटायरमेंट लिया है उसके इंस्टीट्यूशन के हेड से बात करनी पड़ेगी कि भाई मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ पब्लिक डोमेन में, आप मुझे अप्रूवल दे दो। अगर आपका काम सही है तो अप्रूवल दे दिया जाएगा। अब वो सही में ये देखा जाएगा कि कितना सेंसिटिव मुद्दा है। अब वो सेंसिटिव वर्ड है, वो वेग है एकदम, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो बंदा जो हेड बैठे हैं वो क्या सोचते हैं उस सेंसिटिव टर्म के लिए। और सेंसिटिव टर्म है, आज का मुद्दा सेंसिटिव है, वो हो सकता है आने वाले टाइम पे सेंसिटिव ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है आज चाइना हमारा दुश्मन है, कल को ना हो।
कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में ये जो कुछ वेग वर्ड्स हैं, अनक्लियर वर्ड्स हैं, बोले एक तो उनको क्लियर करने की जरूरत है। दूसरी, अगर वहां पर उस हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के द्वारा मना कर दिया जाता है उस रिटायर ऑफिसर को कि आप कुछ नहीं लिख सकते इस मैटर के ऊपर, तो ये तो चीज कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो चलो ठीक है वो सब्ज्यूम कर देते हैं, जो भी आप देखते हो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जो भी आप कहोगे कि ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले एजेंसीज हैं, वो आर्टिकल 34, 35 या आप पढ़ते हो ना आर्टिकल 33, 34, 35, इनमें प्रोविजन सीधा दिया हुआ है कि भाई इनके फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट जो अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है। पर फिर भी अगर वो अपने एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करना चाहें तो उस परिस्थिति में आपसे परमिशन लेना ये कहीं ना कहीं एक गलत चीज बताई जा रही है। एक ब्लैंकेट बैन नहीं लगना चाहिए आपको, एक कहते हैं ना उस बेसिस पे देखना चाहिए कि हाँ वाकई में सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है कि नहीं। एक फिल्टर क्रिएट करो, ना कि ब्लैंकेट बैन करो। कहने का मतलब ये है, देखो 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी यही काम किया था, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ ये दो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर ये बैन लगाने की बात की थी कि भाई आप जो है वो कुछ भी नहीं लिखोगे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, बुक्स में शेयर नहीं करोगे। अगर आप करते हो तो आपकी पेंशन को लेकर के आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और यही चीज अभी करंट सरकार के द्वारा की गई है, तो उसी चीज को लेकर के राइटर यहां पे बोल रहे हैं। तो प्रेजेंट रूल है वो भी यही कह रहे हैं कि एक कमिटी की बात की जा रही है कि आपको अप्रूवल लेना चाहिए, ठीक है। कि प्रेजेंट रूल में ये कहा जाता है कि कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज की एक ग्रुप, मतलब ये सरकार ने जो कानून बनाए हैं यहां पर एक पहले कमेटी थी जो 4 साल से कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई थी, कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी एक कमेटी बनाई और उनको बोला कि आप एक बार रिव्यू करो कि क्या किया जा सकता है जिसके चलते हम ऐसे कानून बना दें जिससे कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, और जो इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर्स हैं जो रिटायर हो रहे हैं वो अगर अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करें तो उसको रेगुलेट किया जा सके। तो ऐसे में फिर सजेशन क्या आते हैं जी, उन्होंने अपनी तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया, फिर उसके बाद में ड्राफ्ट कर दिया कानून को और कह दिया कि अगर आप अपने इन रूल्स को वायलेट करते हो तो आपकी पेंशन को आपको लूज करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये बात यहां पर राइटर बोलना चाह रहे हैं। तो आप एक चीज मेन जो आ रही है बात कि कोई अगर अपनी बुक लिखे या अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करे, इसका फायदा कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो न्यू मतलब कमिंग जनरेशन है या सिटीजन्स हैं जो अवेयर रहना चाहते हैं उनके साथ में अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा राइटर कुछ सजेशन दे रहे हैं, उन सजेशंस को अगर देखें, ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इनको वाइड रेंजिंग बहुत ज़्यादा ब्रॉडर बताया है, इरेशनल रेस्ट्रिक्शन बताया है जो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर, और ये जस्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे अगर लीगल बैटल में कहीं पे फंसता है ये मैटर, तो क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है 2008 में हमने भी देखा। तो अभी अगर देखा जाए तो इस जो अभी रिटायर्ड ऑफिसर्स की बात करें तो ये कम्युनिटी भी कम नहीं है, ठीक है। तो वो अगर मीडिया के साथ में एंगेजमेंट रखते हैं या कुछ अपने आर्टिकल्स को लिखते हैं, या फिर ये जो राइटर हैं ये खुद भी एक फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं, अगर ये भी कुछ लिख रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियों में भी कहीं ना कहीं आपको फिर अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में पुलिस आप देखो कि कितने सारे मुद्दे हैं। आज भी कमिंग ब्यूरोक्रेट हो, आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़ेंगे, जैसे कम्युनल वायलेंस इंडिया में बहुत कॉमन है, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को लेकर के चैलेंजेस आते रहते हैं, कहीं पे ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट्स रहते हैं तो वो भी आते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो अगर शेयर ही नहीं करेंगे अपने एक्सपीरियंस को, तो जो कमिंग जनरेशन्स हैं उनको आप क्या सिखाओगे। तो उनके सीखने के लिए भी तो ज़रूरी है ना, उनमें भी तो एक अवेयरनेस आए, वो भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेन बात है। दूसरी, ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप जो वीकनेस है जैसे रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर कोई भी सीआरपीएफ, इनकी बात अगर करें जिनके ऊपर अभी जो आरटीआई एक्ट में शेड्यूल 2 में जिन ऑर्गेनाइजेशंस को फ्री किया हुआ है कि आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से फ्री किया जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर, वो टोटल 26 ऑर्गेनाइजेशन है, 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे यहाँ की। तो बोले उन 26 के अंदर कुछ कमियां हैं तो उनको इंप्रूव करने के लिए वो अगर सजेशन देते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा फिर तो गवर्नमेंट का डिसीजन जो है ना वो लोगों को एम्पावर करने का होना चाहिए, ना कि कहीं पर आप किसी को वीक करो। हमें डेमोक्रेटिक मैनर में पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होने देने की ज़रूरत है, नहीं तो क्या होगा फिर वही बात है कि जो कमियां हैं वो कमियां रह ही जाएंगी और बाद में अगर ओपनली कोई अगर अपनी बात को रखना चाहे तो वो नहीं रख पाएगा।
दूसरा, एक्सपर्टाइज और नॉलेज जो रिटायर्ड ऑफिसर के पास में है वो फिर बाद में नहीं शेयर हो पाएगा। किसी भी पब्लिकेशन के साथ में अगर जाए तो आप ये ब्लैंकेट बैन जो लगा रहे हो ना, इसको एक काम कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इनको रेगुलेट करो। एक कमिटी आप परमानेंट स्टैब्लिश कर सकते हो जिसके तहत वो कमिटी जो है वो रिव्यू कर लेगी कि हाँ मुद्दा सही है कि गलत है, या फिर सेंसिटिव इश्यूज पे है कि नहीं है, फिर उसके बाद में उनको अप्रूवल दे दिया जाए। जैसे मान लो कि कोई बुक है या फिर कोई बड़ा मुद्दा है, उसको तो देखो वो कमिटी देख ले बड़े लेवल पे, हाँ उसके अंदर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनकी आप एंगेजमेंट इंश्योर कर दो, तो ऐसे में वो कमिटी रिव्यू कर लेगी। अब यहां पर एक बड़े मुद्दे को लेकर के, मान लो यहां पर एग्जांपल दे रहे हैं जूलियो रिबेरियो, ठीक है, ये एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि 92 साल के हो चुके हैं। तो अगर ये जिन जिन भी इंस्टीट्यूशन, जिन जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस में इन्होंने काम किया है, उनसे संबंधित अगर ये कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब मानो कि इन्होंने अपने जॉब टाइम पर इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम किया है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, बीएसएफ में भी काम किया है, सीआरपीएफ में भी काम किया है, तो अगर आप ये एक आर्टिकल लिखेंगे न्यूज़पेपर में, तो क्या इन तीनों के हेड से अप्रूवल लेना पड़ेगा? अगर हाँ, तो ये तीनों में से वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन जो है वही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। तो आईबी के लिए सेंसिटिव कोई चीज़ है, वो बीएसएफ के लिए क्या जरूरी है क्या वो कि वो चीज़ ही सेंसिटिव होगी? तो ऐसी परिस्थितियों में तो वो हेड्स हैं, वो अप्रूवल देने से ही कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर होनी जरूरी है। तो ऐसे में एक तो ब्लैंकेट बैन को मना कर रहे हैं कि ब्लैंकेट बैन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कर दो ना, एक पार्ट टाइम स्टैंडिंग अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट कर दो, जो क्या करेगी, डिसीजन लेगी इन सारी चीजों से, एक यूनिफॉर्मिटी लाने में आसानी रहेगी। और उस अथॉरिटी वाली जो पोजीशन है उसमें आप उन इंडिविजुअल्स को रखो जिनको आप कहीं ना कहीं आप फेवर करते हो, जैसे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हो, या सिविल ऑफिसर्स हो, या सर्विंग ऑफिसर हो, रिटायर ऑफिसर हो, जुडिशियल एक्सपर्ट्स हो, लीगल एक्सपर्टाइज भी वहां पर होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड के लोग होने चाहिए। वो मिलकर के फिर स्क्रूटनाइज करें कि मुद्दा कितना सेंसिटिव है। अगर कोई भी रिटायर ऑफिसर इन इंटेलिजेंस एजेंसीज के रिटायर्ड ऑफिसर के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, तो उसका कितना खतरा है, कितना फायदा है, जो भी है, तो वो एजेंसी फाइनल आउट करे। तो ऐसे में वेगनेस हट जाएगी, ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आइडियली तो देखो गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए जो भी ये ऑर्डर्स अभी डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, और अगर जरूरत पड़े तो विड्रॉ भी कर लो। फिर राइटर ये बोल रहे हैं कि अगर मॉडेस्ट मैनर में देखें ना, एक मिडिल सा, एक कहते हैं ना मिडिल पाथ अगर निकालें, तो एटलीस्ट मॉडिफाई तो कर दो। मॉडिफाई का मतलब ये हो गया ब्लैंकेट बैन नहीं भाई, फिल्टर लगाओ, नहीं तो फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में वही है अल्टरनेटिव, फिर जाएंगे, रिटायर ऑफिसर्स हैं वो जाएंगे डेफिनेटली, ये खुद भी तो एक रिटायर्ड ऑफिसर ही हैं, तो बोला हम जाएंगे फिर, और तो क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नॉट बाय ब्लड और लॉ अलोन। आर्टिकल लिखा गया है वृंदा शुक्ला के द्वारा। वृंदा शुक्ला मैडम आईपीएस ऑफिसर हैं, एज ए डीसीपी वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी, नोएडा में ये काम कर रहे हैं। और ये एक इनिशिएटिव भी चला रखा है इन्होंने आसरा नाम से, जिसमें कि जो भी कोविड ऑर्फन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको मेंटोर करना और उनको रिहैबिलिटेट करने का काम कर रहा है ये पूरे प्रोग्राम में, आसरा में। तो ये अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। तो बेसिकली आइडेंटिटी, जहाँ पे जो रानी वर्ड है ना, रानी जो नाम लिया है सब्जेक्ट का, वो थोड़ा हट के लिया है, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है उस इंडिविजुअल को। ऐसे में रानी नहीं है, वो कुछ और ही है, पर स्टोरी एकदम रियल है। तो एनेक्डोट कुछ ऐसा है कि 6 बच्चों को पालने वाली रानी जो कि एक टी स्टॉल चलाती है। आप देखो कैसे एक एनेक्डोट लिखा जाता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर जब भी ऐसे राइटर, जो भी कोई एडिटोरियल में आर्टिकल लिखता है ना, तो आप उसको थोड़ा एक अलग तरीके से देखा करो कि ये कोई ऐसे लिखा जा रहा है। उसमें एक नरेशन आता है, एक सीक्वेंस आती है जो आपको खुद को लर्न करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सपर्टाइज इतना देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर चीज़ें जो मिलेंगी वो जनरलिस्टिक होगी कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपको अपॉइंट कर दिया जाए, किसी में भी आपको डिप्लॉय कर दिया जाए, तो आप आराम से समझ सको उन चीज़ों को। खैर पॉइंट ये है, रानी जो कि टी स्टॉल चलाती है, उसके 6 बच्चे हैं उसके पास में, 3 तो उसके खुद के और 3 उसकी एक सिस्टर जिसका नाम था सुजीता। 6 महीने पहले कोविड-19 के चलते उसकी डेथ हो जाती है। तो 6 बच्चे जो हैं ऐसे हो जाते हैं टोटल। तो 3 तो सुजीता के, 3 रानी के। अब सवाल यह है कि
चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को पता पड़ता है कि रानी जो है वो 6 बच्चों को पाल रही है, जबकि उसके पास में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। तो वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या करती है, उन 3 बच्चों को, सुजीता के तीनों बच्चों को ले जाकर के कहां पर रख देती है, शेल्टर होम्स में ले जाकर के, लोकल शेल्टर होम्स में। तो सवाल अभी आ जाता है, तो क्या कोई अडॉप्ट करे तभी बच्चों को पाल सकता है? इसके अलावा बच्चों को पालने का कोई दूसरा तरीका नहीं है कि जो बच्चे ऑर्फन हो गए, जो अनाथ हो गए इस बीमारी के चलते, तो ऐसे में एक ऑप्शन आता है फॉस्टर केयर का, और उसी चीज को कहीं ना कहीं राइटर हाईलाइट कर रही हैं। फॉस्टर केयर का मतलब आप यूं समझो, एक टेम्परेरी अरेंजमेंट मान के चलो, जिसमें पेरेंट्स के चले जाने के बाद में बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं उनको केवल गार्जियनशिप राइट दिए जाते हैं। जो भी उनको पालता है वो केवल एक गार्जियन की तरह काम करेगा, वो केवल रिस्पॉन्सिबल है कि बच्चों को नर्चर करे, उनकी अपब्रिंगिंग का ध्यान रखे, उनकी जो पर्सनलाइज जो भी जरूरतें हैं उनको सिक्योर करे, और फैमिली सेटअप में वो अपने आप को एक तरीके से बड़ा होता हुआ देख सकें। तो ऐसी परिस्थितियों में ये तो हो गया फोस्टर केयर का। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, जिन बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, तो अडॉप्शन में तो देखो लीगल इश्यूज आ जाते हैं, जहां पर लीगल मेंबर बन जाता है वो बंदा अपनी फैमिली का। अगर कोई फैमिली कहीं पर भी जाती है, किसी भी ऑर्फन बच्चे को गोद लेती है, तो वो लीगल आयर बन जाता है कि हाँ जी, फिर प्रॉपर्टी में भी हिस्सा बन गया वो सारा। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखने के चक्कर में लोग जो हैं वो बच्चों को अपने घरों में एंटर ही नहीं होने देते, जब तक कि वो ये सोच ले कि हाँ, बहुत ज़्यादा विल चाहिए होती है बच्चे को अडॉप्ट करने के पहले, क्योंकि फिर वो हिस्सेदारी मांगना शुरू करेगा, लीगली वो अपने आप में अपनी मेंबरशिप को फिक्स करेगा, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो फैमिलीज़ हैं वो अडॉप्शन को इग्नोर करती हैं। तो ऑप्शन अगर देखें, आज हमने देखा था ये तो 577, तो चलो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा केवल 577 बच्चों को ऑर्फन होते हुए दिखाया है, बाकी पता नहीं कितने बच्चे ऑर्फन हुए हैं, ये तो काउंटिंग ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में फॉस्टर केयर एक ऑप्शन बचता है, इसको हमें एक्सपेंड करना चाहिए। हमारे यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा कुछ प्रोविजंस नहीं है, क्योंकि ऑर्फन बच्चे बहुत हो चुके हैं, उनके लिए सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि अडॉप्शन और ऑर्फन में दोनों में से प्रेफरेबल कौन सा रहेगा? तो अगर इंडिया में, ये डेटा काम का लिख लो आप, इंडिया में 30 मिलियन ऑर्फन या अबंडेंट बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, या फिर जो घर छोड़ करके बाहर रह रहे हैं, या फिर इनको घर से निकाल दिया गया, कैसी भी वजह हो सकती है। तो ऐसे में 30 मिलियन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है अपने आप में, ठीक है। अब लीगल अडॉप्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पर सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि अडॉप्शन का पूरा प्रोसीजर है उसको फैसिलिटेट करती है। इस अथॉरिटी के हिसाब से जो बच्चे गोद लिए जा रहे हैं उनके नंबर्स हैं एनुअली 3000 से 4000। अब आप एक चीज बताओ, एक तरफ तो 30 मिलियन और उनमें से अडॉप्ट किए जा रहे हैं 3000 से 4000, तो बाकी बच्चे क्या हैं? बाकी बच्चे तो केवल भगवान हवाले हैं, रोड पे घूम रहे हैं वो लोग, तो वो बच्चे तो ऐसे में लोग क्यों इन बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर रहे? 30 मिलियन अबंडेंट बच्चे हैं, 30 मिलियन ऑर्फन्ड बच्चे हैं, उनमें से 3 से 4000 बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो बाकी बच्चों का क्या, क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? उसके पीछे 2 कारण बता रहे हैं राइटर। एक कारण तो ये लीगल इश्यूज आ जाते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो ऐसे में अडॉप्शन को इग्नोर करते हैं। नंबर 2, अगर बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में वो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट हो जाता है कि उसके लीगल राइट्स की प्रोटेक्शन भी होनी शुरू हो जाती है। तो ये 2 मुद्दे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखोगे 2 मुद्दे आ जाते हैं। एक तो देखो कि वो कहीं ना कहीं अपने घरों में लेकर के आए, तो एक प्रोसीजर वाली जो लंबी प्रोसेस है वो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देखो ये लो, लॉन्ग वाइंडिंग अडॉप्शन प्रोसीजर, और दूसरा हो गया यहाँ पर लीगल राइट्स उनके इंश्योर हो जाते हैं, तो वो क्लेम कर सकते हैं, भाई केस कर सकते हैं। ऐसे में लोग क्या डरते हैं कि भाई पता नहीं कल को ना हमारे ऊपर ही केस कर दे, तो ऐसे में ऑप्शन आ जाता है फॉस्टर केयर का। हमें एक फ्लेक्सिबल इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है जहां पर हम सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें इन बच्चों की, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, वो आसानी से अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे और लोग भी इनको फॉस्टर केयर के तहत ले जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। रानी का जैसा केस हमने देखा, ये परिस्थिति किसी के साथ नहीं होगी। अब वो बच्चे जहां पर शेल्टर्स में जाके रह रहे हैं, वहाँ उस शेल्टर्स में क्या अच्छी फैसिलिटी मिलेगी? बार बार केस आते रहते हैं, छोटी बच्चियों के साथ रेप के केस आते रहते हैं। बिहार में आया था अभी 5-7 पहले, 1-2 साल पहले, कि बिहार में जो शेल्टर हाउसेज है वहाँ पर मतलब लड़कियों के साथ में कुकर्म किए जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों को अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें ऑप्शन पे काम करने की ज़रूरत है फॉस्टर केयर के ऊपर। एक IPS ऑफिसर ग्राउंड रियलिटीज़ को ध्यान में रख करके ये सजेस्ट कर रही हैं।
दूसरा, अगर आप फॉस्टर केयर्स को अगर प्रमोट नहीं करोगे तो ऐसी परिस्थितियों में वो अनएथिकल हो जाएगा और लीगली भी अनटेनेबल हो जाएगा। नहीं तो क्या है, आपके पास में लीगल बैकिंग ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होना चाहिए, कानून का सपोर्ट होना जरूरी है। ठीक है ना। अब आप देखो, शेल्टर हाउसेज हैं, मानते हैं उनको कि डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज के द्वारा उनको सपोर्ट दिया जाता है, पर एक जो फैमिली की अपब्रिंगिंग होती है वो तो नहीं मिलेगी ना बच्चों को। ऐसे में तो एक ग्रेट मेरिट है यहाँ पर, कहीं ना कहीं स्टेट को अपनी तरफ से हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। फोस्टर पेरेंट्स जो हैं, जो बच्चों को पालने की बात कर रहे हैं, उनको आप पैसे की सप्लाई दे सकते हो। वो फिर जब पैसे की सप्लाई आप बच्चों इन माँ बाप को दोगे, जो कि जैसे यहाँ पर रानी की बात है, रानी को अगर पैसों को सपोर्ट मिलेगा तो क्या उसको जोर आएगा अपनी फ्रेंड सुजीता के बच्चों को पालने में। तो स्टेट को इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में अगर एक बच्चा अपब्रिंग होता है, बड़ा होता है, तो वो कितना अच्छा रहेगा उस बच्चे के लिए, ये चीज़ भी सोचनी चाहिए। नहीं तो आप समझ सकते हो कि परिस्थितियां जो हैं वो बहुत ग्रेव हैं, इनको इग्नोर ही कर रही है सरकार, ये हम मान सकते हैं। अब देखो, एक लीगल फ्रेमवर्क मतलब एक कानून लाने की बात की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि फॉस्टर केयर को प्रमोट किया जाए, जिसका नाम है हमारे यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। अब इस एक्ट में आप देखोगे, इस एक्ट में रूल्स ऐसे हैं कि एक एक स्टेट मतलब हर एक राज्य अपने हिसाब से अपनी स्कीम तैयार करेगा। रिजल्ट क्या है जी, इस कानून का अनइवन इंप्लीमेंटेशन। राजस्थान ने अलग कानून बना दिया, बिहार ने अलग बना दिया, तमिलनाडु ने अलग बना दिया, जम्मू कश्मीर ने अलग बना दिया। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है और वहां पर फंडिंग का एश्योरेंस भी नहीं है। तो कहने का मतलब, ऑर्फन बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए आप कर रहे हो, फोस्टर केयर को आप प्रमोट तो कर रहे हो, पर स्कीम्स डेवलप करने के लिए आपके पास में कोई एक कॉमन मॉडल नहीं है। तो जरूरत किसकी है, एक मॉडल फॉस्टर केयर, एक आपके पास में एक मॉडल बना करके दो, फिर उनके अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो काम करें। ठीक है, जैसे मॉडल एपीएमसी, मंडियों के लिए कानून बना दिया मॉडल सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और स्टेट्स ने उसी को एक आइडियल मान करके कानून बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में मॉडल क्रिएट किया जा सकता है। साथ में जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं, ठीक है, जो देखती हैं कि हाँ अडॉप्टेड बच्चा कहाँ पर जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, वो भी कहीं ना कहीं इन फॉस्टर केयर पर ध्यान देती ही नहीं है। कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कोई इंश्योर नहीं कर रहा। कहने का मतलब, फॉस्टर केयर को इतनी ज़्यादा सीरियसनेस के साथ में नहीं लिया गया है। साथ में फॉस्टर फैमिलीज अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उन्होंने ली थी, बच्चे को जब पालने के टाइम पे कमिटमेंट लिए थे, अगर वो सही से नहीं प्रॉपर कर पा रही है, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जा रही है। तो पॉइंट यहां पर आ रहा है कि मिस यूजेस पे चेक होना चाहिए, मंथली इंस्पेक्शन होना चाहिए फॉस्टर फैमिलीज का। तो एक तरफ तो प्रमोशन की बात भी कर रही है राइटर, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये भी कह रही है कि आप चेक भी तो करते रहो। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि बच्चे को अगर किसी फैमिली ने पालने का नाम ले लिया तो वो पालेगी ही। सवाल उठते हैं, उनको चेक करते रहो। हर एक महीने में एक राउंड होना चाहिए, क्या उन बच्चों के साथ में अब्यूजिव बिहेवियर हो रहा है, क्या उनका शोषण हो रहा है, इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो देखो, अभी जो बच्चे कोविड के चलते अनाथ हो गए, इन पर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट्स को तो इस मूवमेंट को सीज करना है ही, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस चीज को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में जल्दी से जल्दी आप चाइल्ड प्रोटेक्शन मशीनरी को सेटअप करने की जरूरत है, या जो सेटअप ऑलरेडी है उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। ठीक है, इसके लिए सबसे एक और ऑप्शन है हमारे पास में, फॉस्टर केयर। इसमें फैमिली पर भी कोई लोड नहीं रहेगा। तो ऐसे में खून का रिश्ता या फिर कानून का रिश्ता, यही कोई रिश्ता हो सकता है क्या? और भी बहुत सारे रिश्ते हैं जिसमें प्यार होता है। ठीक है, तो रानी ने इसीलिए तो सुजाता के बच्चों को पाला। क्यों? क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी, प्यार का रिश्ता था उनका। आगे चलते हैं। फाइनल आर्टिकल है, बिफोर अ थर्ड वेव। सेकेंड वेव ने तो देखो जो हालत खराब की है वो तो हमें पता है ही, पर राइटर ये बोल रहे हैं कि देखो जहां पर भी ज्यादा डेथ्स हुई है ना, अब की बार वो रूरल एरिया है, और रूरल एरिया में भी वो डिस्ट्रिक्ट्स ज्यादा अफेक्टेड रहे हैं जहां पर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा नहीं हुई। और रही सही में जो इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी ना फर्स्ट वेव के टाइम पे, लॉकडाउन वाली, और वो वाला अब की बार इतनी ज़्यादा लगी नहीं है, तो इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं कि इकोनॉमी अब की बार ज़्यादा परेशान होगी। पर हमें कोई कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि तीसरी वेव आने के चांसेस बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम आप लिख लो, एटलीस्ट 1 शॉट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का लग जाए। नंबर 2 ये बोल रहे हैं कि फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए, वो कंपैशनेट होनी चाहिए। मतलब
आप ध्यान दो एमएसएमई पे, हाउस होल्ड इनकम पे, इंडस्ट्रीज पे, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो एग्रीकल्चर लेबर हैं, इन सब सारी कैटेगरीज को ध्यान में रख करके फिर फिस्कल सपोर्ट प्रोवाइड करो, चाहे आपको कैश ट्रांसफर ही क्यों ना करना पड़े। दूसरा हो गया। तीसरा, ये टाइम ऐसा है जिस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। जैसे कि फर्स्ट वेव जब आई थी तो उस टाइम पर मिशन कर्मयोगी करके एक स्कीम शुरू की गई थी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंस को रिकॉग्नाइज किया गया और उनको करेक्ट किया गया, क्योंकि ये डाउट था सरकार को कि हमारे यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, बोलो अगर उसी तरीके से काम चलता रहा तो इस बीमारी को हम टैकल नहीं कर सकेंगे। तो मिशन कर्मयोगी, जिसको बोला गया है द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इस प्रोग्राम के तहत उनको और ज़्यादा रिफाइन किया गया है। दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो जितनी कमियां अभी हैं उनको करेक्ट कर लो। चौथा पॉइंट कि जितने भी सक्सेसफुल मॉडल्स हैं इस बीमारी को कंट्रोल करने में, उन सक्सेसफुल मॉडल्स को रीड आउट करो, जैसे कि मुंबई का मॉडल है ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। तो ऐसे में हर एक स्टेट के पास में अपने आइडिया हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास में अपने आइडियाज हैं जो बता सकते हैं कि हमने कैसे बीमारी को टैकल किया। आपने भी बहुत सारे मॉडल देखे होंगे, जैसे राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल, एक गांव का मॉडल आया था जिसमें आज तक एक कोविड केस नहीं आया, कि उन्होंने कैसे किया ये सारा, कि कोई भी एंटर होता है गांव में, पहले कोई बाहर का आता है तो उसको क्वारंटीन किया जाता है 15 दिन के लिए, फिर गांव में एंट्री मिलती है, चाहे वो गांव का कोई मेंबर हो, मतलब गांव के लोगों ने वॉलंटरीली ये काम किया। आप देखो ये, ठीक है। सिमिलरली टीम इंडिया की तरह काम करो। 5वां सजेशन दे रहे हैं टीम इंडिया, दैट मीन्स बॉटम अप अप्रोच पे काम करो। जैसे कि नीति आयोग जो अपना कॉन्सेप्ट लेकर के चलता है ना, कि हमारे पास में आइडियाज की कमी नहीं है, बस एक्सचेंज ऑफ आइडिया और हो जाए, ढंग से काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा मुद्दा, सारा आर्टिकल के 5 पॉइंट्स थे, वो हमने देखे। आर्टिकल को आप खुद से पढ़ोगे, आराम से समझ में आ जाएगा। ये जो वेबसाइट है ना इंडियन एक्सप्रेस की, वहाँ जाके ढूंढ लेना इस आर्टिकल को, या फिर कल तक वेट करो, न्यूज़पेपर में कल शेयर करूँगा। ठीक है, तो देखो डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलोइंग गार्गी क्लासेस। कंटिन्यू बने रहिए।